हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट 2023 के लिए मैराथन क्वेश्चंस की। आज ये वीडियो रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिस्क्रिप्टिव वीडियो रहने वाली है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक रिवीजन वीडियो है, तो पेपर से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत हेल्प मिलने वाली है पेपर 1 एंड पेपर 2 में। तो देखो, सीडीपी का पोर्शन आपका पेपर 1 में भी आएगा, पेपर 2 में भी आएगा, दोनों पेपर्स में पूछा जाएगा। साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं, हिंदी में भी आपको पैडागोजी के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, साइंस में भी आपको पैडागोजी के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ईवीएस में भी आपको पैडागोजी के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सेशन जो है काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की पैडागोजी को कवर अप करेगा। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आ जाए और ये क्लास पसंद आ जाए तो एक कमेंट ज़रूर लीव करना, और साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, जिससे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिले और यहाँ पर वीडियोस लाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो, आपको भी और मेरे को भी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी शिक्षण शास्त्र के लिए मैंने एक मैराथन क्लास ही आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी है, और यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है, कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। तो देखो, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो बनाई थी, वो आप जाकर जरूर चेक कर लेना। टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ऊपर आई सेक्शन आ रहा होगा, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैंने ये मैराथन सीरीज प्रिपेयर करिए, जो भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। तो देखो, सबसे पहले अगर पॉइंट के क्वेश्चंस की बात करें तो अभी जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डील करने वाले हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस टॉपिक्स आते रहेंगे मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, व्यापक और निरंतर डैश है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। आकलन और मूल्यांकन से व्यापक और निरंतर डैश है। अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर परीक्षण, बाल अधिगम के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों का विकास, कोई भी मूल्यांकन न होना, या उपरोक्त सभी। तो व्यापक और निरंतर यानी कि सीसीई की बात हो रही है यहाँ पर। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक रूप से किया जाने वाला मूल्यांकन। तो क्या होता है भाई इसमें, किस तरीके से ये काम करता है? ये काम करता है भाई, स्कूल आधारित मूल्यांकन का एक ये रूप है जिसमें बाल अधिगम के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों का विकास किया जाता है। स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरियाज का जब बच्चे के डेवलपमेंट करेंगे अधिगम में, तो वो क्या कहलाएगा आपका, व्यापक और निरंतर रूप से चलने वाला मूल्यांकन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और इसमें क्या किया जाता है, स्कूलों में होता है ये, और आधारित मूल्यांकन का एक रूप कहलाता है। स्कूल आधारित मूल्यांकन का एक प्रारूप है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में भाई। शिक्षक सीखने के लिए, इसको थोड़ा मिनिमम, अब ठीक है। शिक्षक सिखाने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो, ये टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था, असेसमेंट असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है शिक्षक सिखाने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब इसको हमें पहचानना है। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीतियों का चयन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंतराल पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने पर, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारण करने पर, या ऑप्शन डी बोलता है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो सिंपल सी बात है भाई, आकलन जो भी होता है हमारे पास, आकलन की बात कर रहे हैं हम और मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, तो इनका क्या उद्देश्य होता है भाई? इन दोनों का उद्देश्य होता है बच्चे की प्रगति को जानने और उनकी उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट, कितना उन्होंने अधिगम कर लिया है, सीख लिया है, उसको जानने के स्तर के लिए हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सिखाने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 3। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक को शिक्षण आधारित प्रक्रिया के दौरान अधिगम या शिक्षण में कमजोर बिंदुओं को पहचानने में मदद करता है? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, पोर्टफोलियो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। रचनात्मकता का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। और बी होता है हमारे पास, योगात्मक का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट। अब ये दोनों प्रकार के जो आकलन है, इनको मैं कई बार डिफाइन कर चुका हूँ। समेटिव आकलन वो होता है जो वर्ष
के लास्ट में, पूरे वर्ष के दौरान एंड में जो एंड सेमेस्टर्स जो एग्जामिनेशन होते हैं बच्चे के परीक्षण करने के लिए, बच्चे की प्रगति जानने के लिए, प्रोग्रेस जानने के लिए, लर्निंग को जानने के लिए, तो वो क्या हो गया हमारे पास, समेटिव असेसमेंट हो गया। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जब बीच बीच के अंतराल में बच्चों से टेस्ट लिया जाता है जिससे उनकी लर्निंग गैप्स को पहचाना जा सके, या फिर शिक्षण में कमजोर बिंदुओं को पहचानने के लिए अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम को और सुनिश्चित करने के लिए कि किस तरीके से आप इसको और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ये क्या है, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान जब आपका आकलन होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव आकलन कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, योगात्मक कब होगा, जब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होगी, उसके बाद जब आप बच्चे का आकलन करेंगे तब आपका समेटिव असेसमेंट होगा। बात करें अगर ऑप्शन नंबर थर्ड की, पोर्टफोलियो असेसमेंट, तो पोर्टफोलियो जो असेसमेंट होता है वो अंतरिम मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। भाई इसको हम कैसे जानते हैं, अंतरिम मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। और इस मूल्यांकन से जितने भी शिक्षक होते हैं उनको छात्रों के समझने और शिक्षक के निर्देशों के बीच अंतर पहचानने में एक प्रकार से मदद होती है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम इसको कहें तो ये हमारा क्या है, अंतरिम अंतरिम आकलन। ठीक है, इसमें पोर्टफोलियो में क्या होता है, मेनली ऐसा मूल्यांकन जिसमें शिक्षक जो है छात्रों को समझते हैं और उनके उनको पहचानने में, उनकी समझ से उनको पहचानने में लर्निंग में जो हेल्प मिलती है तो उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट। ऐसे समझ लो बस आप। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के साथ में। एक उपयुक्त पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के वर्तमान ज्ञान को मापने वाला मूल्यांकन को कहा जाता है। आपको बताना है भाई कि कोई भी उपयुक्त पाठ्यक्रम में कोई निर्देश दिए गए, उसके उद्देश्य से किसी व्यक्ति के वर्तमान ज्ञान को मापने वाले मूल्यांकन को क्या कहा जाता है, समसामयिक मूल्यांकन, रचनात्मक या फिर समाकालात्मक मूल्यांकन, या फिर नैदानिक मूल्यांकन। तो राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी, जो नैदानिक मूल्यांकन होता है, यानी कि डायग्नोस्टिक जिसको बोला जाता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम किसी भी व्यक्ति की या छात्र की कमजोरियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रकार का मूल्यांकन डायग्नोस्टिक मूल्यांकन होता है। जब आपने कारण का पता लगा लिया कि बच्चे का क्या कारण है जिसकी वजह से वो लर्निंग नहीं कर पा रहा है, उसके बाद दिया जाने वाला अधिगम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, उसको हम बोलते हैं रेमेडियल, रेमेडियल टीचिंग कहलाती है वो, या रेमेडियल लर्निंग कहलाती है। कहने का मतलब है पहले हमें चीज़ों को जानना है कि बच्चा क्यों जो है लर्निंग को नहीं कर पा रहा है, यानी कि अधिगम की प्रक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है, तब हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का यूज करेंगे। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के वर्तमान ज्ञान को मापने वाले मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा। तो अगर किसी के भी ज्ञान को मापना है कि उसने कितना लर्न कर लिया है या कितना लर्न नहीं किया है, उसमें कितना ज्ञान है, तो क्या करेंगे, डायगोनाइज परीक्षण करेंगे या मूल्यांकन करेंगे उसका। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे मूल्यांकन साधन की विशेषता नहीं है। यहाँ पर नोट लगा है, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता या फिर अनुकूलनशीलता। तो देखो मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं होती हैं कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, सबसे पहली बात है। दूसरा, उसमें वैलिड होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए यानी कि वैलिडिटी होनी चाहिए। व्यवहारिकता इसमें होनी चाहिए। अनुकूलनशीलता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारे पास यही है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो, एक अच्छे मूल्यांकन साधन की विशेषता में 3 चीजें, विश्वसनीयता, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, वैलिड होना चाहिए और व्यवहार कुशल होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एक मूल्यांकन है। अनुकूलनशीलता इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 6, बच्चों के विकास में व्यक्तिगत अंतर को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंस वाले क्वेश्चन मैंने डाले, यानी कि व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया है।
ठीक है। तो बच्चों के विकास में व्यक्तिगत अंतर को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण। आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया, केवल आनुवंशिकता या केवल एनवायरनमेंट या फिर पर्यावरण, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। भाई देखो, आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया से ही व्यक्तिगत अंतर को उत्तरदायी यानी कि उसका एक रीजन बताया जा सकता है कि क्यों हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। पहला रीजन क्या है? आनुवांशिकता के कारण अलग होता है। जैसे सब पर्सन ए है, चाइल्ड बी है, तो इनकी दोनों व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं। मतभेद का मतलब इनकी अलग अलग पर्सनालिटी हो सकती है, व्यक्तित्व हो सकता है इनका। उसके पीछे क्या रीजन रह सकता है कि इसका जो हेरिडिटी फैक्टर है उसकी वजह से, इसकी हेरिडिटी फैक्टर अलग है, इसका हेरिडिटी फैक्टर यानी कि आनुवंशिकता की वजह से। दूसरा, पर्यावरण के साथ किस तरीके से, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में ये रहा है उसकी वजह से इसके व्यवहार में बी वाले के व्यवहार से डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि बी का एनवायरनमेंट अलग होगा, हो सकता है ए का एनवायरनमेंट अलग है। तो दोनों की अंतः क्रियाओं की वजह से ही एक व्यक्तिगत अंतर जन्म लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तित्व अंतर को इस प्रकार देखा जाना चाहिए: क्षमता आधारित समूह बनाने के लिए मानदंड, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, या शिक्षक की ओर से विफलता। तो देखो, करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला गया है यहाँ पर? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना के लिए महत्वपूर्ण। एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है उसमें व्यक्तित्व अंतर को इस प्रकार देखा जाना चाहिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं की योजनाओं के लिए वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। यानी कि जो अधिगम प्रक्रियाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होता है क्या? प्रगतिशील कक्षा में एक क्रिएटिव, प्रोग्रेसिव, नॉट क्रिएटिव, प्रोग्रेसिव क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस को किस प्रकार देखा जाता है, जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना, यानी कि आप इसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग पर्सनैलिटी है उसी के अकॉर्डिंग। देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है अलग अलग प्रकार के जो बच्चे क्लास में बैठेंगे, जो स्टूडेंट डिफरेंस होगा, तो उसको पढ़ाने के लिए, इस प्रकार की क्लास को पढ़ाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इन बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएंगे, किस प्रकार की पाठ योजना आप तैयार करके जाएंगे कि विभिन्न प्रकार के बच्चों को आप क्लास में अधिगम करा सके। तो ये इसकी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्यक्तित्व भिन्नता की आवश्यकताओं को दूर करने हेतु अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दूर करने के लिए एक अच्छे टीचर को क्या करना चाहिए अपनी क्लास में? हमेशा शिक्षण विधियों में विविधता लानी चाहिए, शिक्षण के लिए व्याख्यान पद्धति का उपयोग करें, छात्र के आईक्यू बुद्धि लब्धि के अनुसार श्रेणीबद्ध करना, या छात्रों को उनके आईक्यू के अनुसार श्रेणीबद्ध करना। तो देखो, श्रेणीबद्ध करने का मतलब क्या है कि आप बता रहे हैं कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको अलग कर दो और जो बच्चा वीक है उसको अलग कर दो। ऐसा हमें नहीं करना है। छात्रों के आईक्यू के अनुसार श्रेणीबद्ध ये भी नहीं करना है। शिक्षण के लिए व्याख्यान पद्धति का उपयोग करें, केवल एक ही माध्यम से आप पढ़ाएंगे इस विविध प्रकार के बच्चों की क्लास को, तो ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हमेशा शिक्षण विधियों में विविधता लानी है, आपको वैरायटी लानी है, वैरायटी ऑफ टीचिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल करना है अपने शिक्षण में। हो सकता है आज का दिन आपने लेक्चर मेथड से पढ़ाया हो, तो कल का दिन आपको एक्सपेरिमेंट वाले मेथड से पढ़ाना है। उस नेक्स्ट लेक्चर आप अगर एक्टिविटी बेस्ड कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर अगर आप ग्रुप लर्निंग को प्रमोट करेंगे, तो इस तरीके के अलग अलग मेथड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। और ये अलग अलग लेक्चर में नहीं, आप एक ही क्लास में भी इन सारी चीज़ों का, इन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते और करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 9। विविध शिक्षार्थियों की कक्षा में शिक्षक को होना चाहिए। देखो, विविध प्रकार के शिक्षार्थियों की कक्षा में जो टीचर्स है उसको किस तरीके का होना चाहिए? विभिन्न अधिगम की स्थिति प्रदान करना, निगनात्मक विधि के आधार पर छात्रों की समस्याओं को हल करना, उन्हें याद करने के लिए नोट्स प्रदान करना, ज़्यादातर समय व्याख्यान विधि का उपयोग करना। तो देखो, ज़्यादा अगर आप लेक्चर मेथड करोगे तो भाई वो बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए, उनका इंटरेस्ट और रुचि नहीं क्रिएट हो पाती है। उन्हें याद कराने के लिए अगर आप नोट्स दे दोगे तो भाई ये तो बिल्कुल रोट मेमोराइजेशन हो जाएगा, इसमें लर्निंग तो कहीं से कहीं रही नहीं। तो ये हो गया हमारा निगेटिव, तो ये भी ऑप्शन हट गया। निम्नात्मक विधि का इस्तेमाल करेंगे या विभिन्न अधिगम की स्थिति प्रदान करेंगे? तो राइट आंसर है हमारे पास, देखो, अगर हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अधिगम की स्थिति पर
बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, तो वहां से बच्चों की लर्निंग ज्यादा होगी, क्लास इंटरेस्टिंग बनेगी और सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत, और यही हमें करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई 10th, अभिप्रेरणा। अब आ गए हमारे पास क्वेश्चन मोटिवेशन के। टॉपिक मैंने बताया था आपको, मोटिवेशन से आपके क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं सीडीपी में, तो यहाँ से आगे के क्वेश्चंस हमारे मोटिवेशन के इंक्लूड किए हैं। अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत व्यवहार के अर्थ और मनुष्य के विकास की प्रकृति को संबोधित करता है? अभिप्रेरणा का प्रेरक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, अभिप्रेरणा का उत्तेजक सिद्धांत, या अभिप्रेरणा का विकासवादी सिद्धांत? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो, अभिप्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत इसका राइट आंसर रहेगा। और यह प्रेरक सिद्धांत का भाई, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रेरक सिद्धांत का एक प्रकार बोलते हैं, ठीक है, जो व्यवहार के अर्थ और मानवीय विकास को, ये मानवीय विकास को देख लो यहाँ पर, ये मानवीय विकास को संबोधित करता है, और बिहेवियर को, व्यवहार को और मानवीय विकास को जो मोटिवेट करने का काम करता है, वो क्या है हमारे पास? अभिप्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत है। इस प्रकार से हम इसको संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। एक बच्चे को अपनी विकलांगता की वजह से कक्षा में खारिज कर दिया जाता है, निम्न आवश्यकताओं में से किसे शिक्षक द्वारा पूरा किया जाना होगा ताकि उसे सीखने के लिए प्रेरित किया जा सके? तो देखो, एक बच्चा है, डिसेबल है, उसमें विकलांगता है, तो उसको क्या है, क्लास से खारिज कर दिया गया है। तो अब उस टीचर उसको किस प्रकार से प्रेरित कर सकता है? बड़ी इच्छाएं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, अपनेपन की आवश्यकता, या फिर क्रियात्मक जरूरत? तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बड़ी इच्छाएं। यानी कि आप उसमें इस तरीके की इच्छाएं डेवलप करें, बच्चे को इस प्रकार से मोटिवेट करें कि उसमें उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो इंटेंशंस हैं, उसकी जो गोल्स हैं, उनको प्रेज करने की कोशिश करें, यानी कि उनकी तारीफ करें, जिससे कि बच्चा मोटिवेटेड फील करे, पॉजिटिव फील करे, ठीक है, जिससे उसका ये ध्यान न जाए कि हाँ वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। निम्न आवश्यकताओं में से शिक्षक द्वारा पूरा किया जाना होगा ताकि उसे सीखने के लिए प्रेरित करना है ना, तो आप उसकी जो इच्छाएं हैं उनकी तारीफ करें, जिससे बच्चा सोचे कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है क्योंकि मेरे टीचर ने इस चीज़ पर मेरी तारीफ करी है, तो वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण नहीं है? नोट पूछा गया है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। बाह्य प्रेरणा यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो एक्सटर्नल यानी कि बाह्य प्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है? सहपाठियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, किसी के परिणाम का ज्ञान रखना, एक विमान को देखकर बच्चा विमान के मॉडल बनाने की कोशिश करता है, प्रयोज्य प्रयास, लक्ष्य और आदर्श। तो इन चारों में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। देखो, विमान देखकर बच्चा विमान के मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो उसके मन में आंतरिक रूप से ये चीज आई, उससे किसी ने कहा नहीं, ये चीज क्या आई? आंतरिक, आंतरिक मोटिवेशन हो गया, इंटरनल मोटिवेशन हो गया। अपने आप ही बच्चा विमान को देखकर अंदर ही अंदर उत्साहित हो गया कि मुझे ये चीज़ बनानी है, तो उसने उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर, विमान से इन्फ्लुएंस्ड होकर एक मॉडल को प्रिपेयर किया। तो ये हो गया आंतरिक मोटिवेशन। किसी के परिणाम का ज्ञान रखना बाह्य, सहपाठियों के बीच प्रतिस्पर्धा ये भी एक्सटर्नल हो गया। तो बाकी सारे एक्सटर्नल है। ऑप्शन सी क्या है? इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण नहीं है? फिर दोबारा से पूछा गया है। ओहो, क्वेश्चन को रिपीट कर दिया मैंने भाई, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सेम रिपीट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में। पहली कक्षा का एक छात्र यह जानता है कि रम्या एक प्रतिभाशाली बच्चा है और असाधारण रूप से उज्जवल है। आवश्यक शिक्षक को उसे अवश्य पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहली कक्षा का एक शिक्षक ये जानता है कि रम्या एक प्रतिभाशाली बच्चा है। तो देखो, टीचर जो है जानता है ऑलरेडी कि एक स्टूडेंट जो है कैसा है, प्रतिभाशाली है, होनहार है, और असाधारण रूप से क्या है, उज्जवल है। तो उसको पढ़ाने के लिए क्या करना है? केवल तभी जब उन्हें पढ़ाना आवश्यक हो, केवल तभी पढ़ाया जाए। अन्य छात्रों की तरह कक्षा के साथ उसको पढ़ाया जाए, समृद्ध कार्यक्रम का उपयोग करके, या कक्षा 2 या 3 के छात्रों के साथ बिठाकर उसे पढ़ाएंगे। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के बच्चों को जो
क्या होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिनको हम बोलते हैं प्रतिभाशाली बच्चे बोल सकते हैं, असाधारण रूप से उज्जवल बच्चे जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें जो लर्निंग पावर होती है ना, वो सामान्य बच्चों की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है। तो इनको हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे? अगर आप सेम कक्षा के साथ इनको पढ़ाएंगे, सेम प्रकार के बच्चों की तरह इनको पढ़ाएंगे जैसे दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपकी क्लास में, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें वो चीज़, उस चीज़, ये वो चीज़ कर चुके हैं। इन्हें क्या चाहिए? न्यू चैलेंजेस चाहिए, न्यू थिंग्स चाहिए, नई नई चीज़ें चाहिए जिस पर ये सोच सके, विचार कर सके और नई चीज़ों को पढ़ सकें या लर्न कर सकें। तो इनके लिए समृद्ध कार्यक्रम का उपयोग करके, मतलब अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इनको पढ़ाना चाहिए, जिससे कि ये बोरिंग फील ना करे क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 15। सुविधाहीन समूह डैश को संदर्भित करता है। वे छात्र जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित होते हैं, जो छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के होते हैं, जो छात्र सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी बोलता है ये सारे के सारे। तो देखो सुविधाहीन समूह कौन से होते हैं भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वो होते हैं जो छात्र अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। इस प्रकार के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? सुविधाहीन बच्चे बोलते, या फिर प्रवासी प्रवासी समूह जो होते हैं, वो भी इस यही प्रकार के बच्चे होते हैं, सुविधाहीन समूह ही कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में। विविध शिक्षार्थी कौन होते हैं? डाइवर्स स्टूडेंट कौन होते हैं? अलग धर्म से संबंधित होते हैं, पिछड़े वर्ग से संबंधित होते हैं, वांछित समुदाय से संबंधित होते हैं, या ये सभी? तो राइट आंसर है भाई, विविध शिक्षार्थी कौन होते हैं? जो ऑप्शन नंबर सी, वांछित समुदाय, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति, या फिर जैसे अभी हमने बताया था आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वांछित समुदाय से संबंधित या फिर विविध शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक छात्र को गणित में समस्या, यहाँ से भाई समावेशी शिक्षा के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। समावेशी शिक्षा, ध्यान देना, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा समावेशी शिक्षा से। एक छात्र को गणित से समस्या, गणना के साथ साथ समस्या को हल करने में भी यह सर्वोत्तम अनुकूलन का प्रयोग किया जा सकता है। गणित पर कम ध्यान देना और अन्य शैक्षणिक विषयों पर अधिक ध्यान देना, पढ़ाते समय कंप्यूटर या स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करना, गणित की विभिन्न आकर्षक वर्कशीट देना, विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्री और निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करना। तो देखो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा। देखो डी में क्या बोला है कि अलग अलग प्रकार की हम क्या करेंगे? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करेंगे, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार के बच्चों के साथ, और निर्देशात्मक रणनीति का उपयोग करेंगे, यानी कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी बनाएंगे बच्चे के लिए, एक अलग रणनीति तैयार करेंगे जिससे कि वो गणित की समस्याओं को समझे और साथ साथ उनको हल करने में भी एक्सपर्ट हो जाए। तो किस प्रकार का यूज करेंगे? विभिन्न शिक्षण शैलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। समावेशी व्यवस्था में विद्यार्थियों के प्रभावी अधिगम को बढ़ाया जाता है जब शिक्षण रणनीति और दृष्टिकोण में भिन्नता होती है, पाठ की सामग्री छात्रों की जरूरत और उनकी क्षमता के स्तर से मेल खाती है, दोनों ए और बी, छात्रों को ज्ञान और कौशल के लिए हतोत्साहित करना। तो ये तो ऑप्शन हट ही गया है यहाँ से, निगेटिव ऑप्शन पे तो हमें बात ही नहीं करनी। बात हो रही है समावेशी व्यवस्था में विद्यार्थियों के प्रभावी अधिगम को बढ़ाया जाता है। कब बढ़ाया जाता है भाई? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। शिक्षण रणनीतियां और दृष्टिकोण में भिन्नता होती है, पाठ की सामग्री छात्रों की जरूरत और उनकी क्षमता के स्तर से मेल खाती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन 19 के साथ। निम्नलिखित में से किसे विशेष शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जाता है? विशेष शिक्षा समझ रहे हो भाई? चाइल्ड विद स्पेशल नीड, मैंने एक टॉपिक आपको बताया था, चाइल्ड विद विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, और यहाँ पर क्या है? स्पेशल एजुकेशन की बात करी जा रही है। विशेष शिक्षा का मतलब क्या है? स्पेशल एजुकेशन। अब इसका कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? विकलांग बच्चों को प्रेरित करना ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, एक बच्चे के शारीरिक और संज्ञानात्मक स्तर को समझने के लिए, विशेष शिक्षा के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करना, या प्रत्येक छात्र को दूसरों की उपलब्धि के संबंध में प्रतिष्ठित करना। तो कौन सा एक
विशेष शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये एक उद्देश्य नहीं है भाई। प्रत्येक छात्र को दूसरों की उपलब्धि के संबंध में प्रतिष्ठित करना, यानी कि आप उनको बताएंगे कि दूसरे छात्रों ने कितनी उपलब्धि कर ली है। तो भाई इस प्रकार की अगर आप शिक्षा देंगे, इस प्रकार की अगर आप एजुकेशन देंगे बच्चे को, तो बच्चा क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। आप उसकी तुलना करनी शुरू कर दी आपने दूसरे बच्चे की उपलब्धि के साथ में, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चे पर, नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना है। विशेष शिक्षा के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करनी बिल्कुल सही है। एक बच्चे के शारीरिक और संज्ञानात्मक स्तर को समझने के लिए विकलांग बच्चों को प्रेरित करना, भाई इस प्रकार के बच्चों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 20, अधिगम के शून्य हस्तांतरण का क्या अर्थ होता है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है। एक बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है, शिक्षक शिक्षण की एक उपयोगी विधि का उपयोग नहीं करता है, पिछला ज्ञान न तो मदद करता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है, पिछला ज्ञान नया कुछ सिखाने में समस्या उत्पन्न करता है। भाई मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है। देखो जो हस्तांतरण होता है ना, इनकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है वो तीन प्रकार की होती हैं, थ्री टाइप्स की होती हैं। पहले क्या होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि धनात्मक, और दूसरी ऋणात्मक या फिर नकारात्मक आप बोल सकते हो, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और एक हो गई शून्य यानी कि जीरो, जीरो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब इसमें क्या होता है भाई, आपने यहाँ पर क्वेश्चन किया गया जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पिछला ज्ञान न तो मदद करता है और न ही नए ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार की लर्निंग क्या कहलाती है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाती है। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है, इसमें भाई जो भी बच्चे का पिछला ज्ञान है वो नए ज्ञान को सीखने में जब मदद करता है तो वो कहलाता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और निगेटिव में क्या होता है, जब पिछला ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो वो कहलाता है निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यहाँ पूछा गया था जीरो ट्रांसफर, तो जीरो ट्रांसफर में क्या होता है कि ये पिछला ज्ञान न तो मदद करता है न ही बाधा उत्पन्न करता। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 21। अब क्वेश्चन 21 बोलता है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई। अधिगम यानी कि लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। पाठशाला अधिगम को सामाजिक जीवन से जोड़ना चाहिए, शिक्षार्थियों की योग्यता में विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो ये यहाँ पर गलत हो गया भाई, ये तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे इस ऑप्शन को। परीक्षा की आवश्यकता अनुसार शिक्षा देनी चाहिए, रटन शिक्षा पर दो दो जोर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। रोट मेमोराइजेशन पर तो बिल्कुल भी हमें ध्यान नहीं देना। तो ऑप्शन डी भी हट गया, ऑप्शन बी भी हट गया। क्या बचा भाई, पाठशाला अधिगम को सामाजिक जीवन से जोड़ना चाहिए। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि आप अधिगम को सामाजिक जीवन से जोड़ेंगे तो ये अधिगम की प्रक्रिया को एक अच्छा बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ाएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 22 के साथ में। क्वेश्चन 22 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की शैली नहीं है जिसमें बच्चे सीखते हैं। ऐसी कौन सी शैली नहीं है, दृश्य, श्रव्य, स्पर्शनीय या फिर स्मार्ट बोर्ड। तो देखो अधिगम की जो शैलियां होती हैं वो है दृश्य शैली भी होती है, श्रव्य यानी कि सुनकर, दृश्य यानी कि देखकर। भाई देखकर बच्चे को लर्निंग कराना, जैसे अभी यहाँ पर आपके सामने विजुअल मोड भी चल रहा है और श्रव्य मोड भी चल रहा है। तो यहाँ पर ऑडियो वीडियो मेथड के थ्रू आप लर्निंग कर रहे हैं, ऑडियो भी है आपके पास और विजुअल भी है। तो ये भी एक लर्निंग की क्या है, शैली होगी जिसमें दोनों तरीके का इस्तेमाल किया। हो सकता है किसी में एक तरीके का इस्तेमाल हो, इंडिविजुअल। स्पर्शनीय का क्या मतलब होता है भाई, एक्टिव रूप में जब आप लर्निंग करते हो, यानी कि प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल मेथड, प्रैक्टिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्रिया के द्वारा, स्पर्श द्वारा, प्रैक्टिकल वे में, और क्रियाओं द्वारा जब सिखाया जाता है तो वो कहलाता है स्पर्शनीय। स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर किसी भी प्रकार की शैली नहीं है। स्मार्ट बोर्ड क्या है भाई, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि पूछा गया था कौन सी अधिगम की शैली नहीं है, तो स्मार्ट बोर्ड एक अधिगम की शैली नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। तो करेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे भाई। देखो विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम की प्रति सच्चा सरोकार रखना ही क्या कहलाता है भाई, एक मीनिंगफुल लर्निंग को सपोर्ट करता है कक्षा में। ऊपर के ऑप्शन अगर देखोगे, निर्देश के लिए
केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। भाई ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक अच्छी सार्थक अधिगम लेना है, अधिगम कराना है बच्चे को, तो केवल आप व्याख्यान विधि और कुछ निर्देश अपनी पारित कर दोगे, क्लास में निर्देश दे दोगे बच्चों को, तो एक सार्थक लर्निंग हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल लेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। इस प्रकार से आप एक लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग कर सकते हैं क्लासरूम में। ऑप्शन बी बोलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना। केवल आप एक ही काम करेंगे, भाई ये तो एक अच्छा तरीका है बच्चे को मोटिवेट करना, लेकिन एक मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ाना का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर बच्चे को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना नहीं। आप क्या करेंगे भाई, परीक्षण को बढ़ा देंगे जिससे बच्चा मोटिवेट। भाई बच्चे को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन लर्निंग को इम्प्रूव करना केवल मोटिवेशन से नहीं होगा। मोटिवेशन से तो बच्चे के अंदर एक रुचि पैदा होगी, लेकिन सिखाना तो आपने है ना उसको, आप उसको नई चीजें सिखाएंगे नए मेथड्स के थ्रू। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर, पिछला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों के शिक्षण की सुविधा प्राप्त प्रदान करने के लिए एक अच्छा कक्षा वातावरण बनाने हेतु दिए गए कथनों में से कौन सा कथन ऐसा वातावरण बनाने हेतु सही नहीं है? इन ऑर्डर टू क्रिएट ए गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट children's learning, which among the given statement is not true for making such environment? बच्चे के प्रयास की मंजूरी, शिक्षकों के साथ अनुपालन, शिक्षक के सकारात्मक स्वर, बच्चे की स्वीकृति। तो आपको बताना है कि एक बढ़िया क्लासरूम बनाना है, ठीक है, जिससे कि लर्निंग हो सके। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है एक अच्छे वातावरण को बनाने में क्लासरूम में? तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों के साथ अनुपालन। शिक्षकों के साथ अनुपालन ये ट्रू नहीं है इस प्रकार में। बाकी बच्चों के प्रयास को मंजूरी देना, शिक्षक का सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, और बच्चे की स्वीकृति, ये सारी चीजें क्या बनाएंगे, एक अच्छा वातावरण बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। बहुविध बुद्धिमत्ता डैश के रूप होते हैं। देयर आर डैश फॉर्म्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। कितने प्रकार की बहुबुद्धियां होती हैं? 6 प्रकार की, 7 की, 8 की या 9 की? तो राइट आंसर है हमारे पास 8 प्रकार की बहुबुद्धि होती हैं, जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। हॉवर्ड गार्डनर ने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। 8 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? भाषिक, यानी कि भाषिक बुद्धि होती है, जिसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं। इसके अलावा तार्किक बुद्धि होती है जो लॉजिकल होती है। इसके अलावा स्पेशियल बुद्धि होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक बुद्धि जिसको हम कह देते हैं। इसके अलावा हमारे पास होती है म्यूजिकल, संगीत में जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो। और इसके बाद होती है हमारे पास इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, 2 प्रकार की ये बुद्धि हो गई हमारे पास। नेक्स्ट हो गए हमारे पास बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी कि जो लोग जैसे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके लिए बॉडीली काइनेस्थेटिक का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। और लास्ट हो गई नेचुरलिस्टिक। तो ये 8 प्रकार की बुद्धियां हैं जिसको बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। होवर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, स्पीयरमैन प्रोवाइडेड विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? स्पीयरमैन ने बुद्धिमत्ता के किस सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? चार्ल्स स्पीयरमैन की बात हो रही है। तो इन्होंने वन फैक्टर सिद्धांत, थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, 3 फैक्टर थ्योरी, या फिर बहुकारक सिद्धांत? तो देखो चार्ल्स स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है। अब 2 फैक्टर थ्योरी में क्या होता है, हर एक सामान्य व्यक्ति के पास में, हर एक व्यक्ति के पास में 2 प्रकार की बुद्धियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं, एक तो बोलते हैं जी फैक्टर जिसको बोला जाता है, और एक बोला जाता है एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब जनरल बुद्धि, सामान्य बुद्धि, और एस फैक्टर का मतलब स्पेशल, स्पेशल इंटेलिजेंस। तो उसको हम एस फैक्टर बोल रहे हैं, जनरल बुद्धि, जिसको हम सामान्य बुद्धि या जी फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये स्पीयरमैन ने दिया है, इसको बोलते हैं 2 फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 27। बुद्धिमत्ता, बुद्धि काफी हद तक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? इंटेलिजेंस निम्न में से किस पर
निर्भर करती है। जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है यानी कि जो तरल बुद्धि होती है, इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन शिक्षा, अनुभव, बुद्धि या ए और बी दोनों। तो देखो जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है ये शिक्षा पर भी डिपेंड करती है और अनुभव, दोनों पर ही डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन 28 बोलता है भाई प्रायोगिक बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है, जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है वो कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? अनुकूलन में, चयन करने में, आकार देने में या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर है हमारा 28 का ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे में इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में। अब ये किस प्रकार की थ्योरी हो गई, इसको हम बोलते हैं ट्राई आर्किक थ्योरी। पहले हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी? टू फैक्टर थ्योरी थी, चार्ल्स स्पियरमैन ने दी थी। ये है हमारे पास त्रिबुद्धि का सिद्धांत। अब इसमें कौन कौन सी तीन चीजें इंक्लूड करी जाती हैं? पहला रहता है इसमें एनालिटिक, दूसरा इसमें रहता है भाई प्रैक्टिकल, जो क्वेश्चन में पूछा गया प्रैक्टिकल, और तीसरा हमारे पास होता है क्रिएटिव, रचनात्मक, प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की चीजों पर यहाँ पर बात किया गया है ट्राइआर्किक थ्योरी में, एनालिटिक पर, प्रैक्टिकल पर और क्रिएटिव पर। तो प्रैक्टिकल जो इंटेलिजेंस है, प्रयोगात्मक जो बुद्धिमत्ता के यूज है, वो अनुकूलन, चयन और आकार देने तीनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई भाई? नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 29। रचनात्मकता उसी प्रकार अभिसारी चिंतन से जुड़ी होती है जिस प्रकार बुद्धिमत्ता डैश से जुड़ी होती है। जो क्रिएटिविटी है वो एसोसिएट करती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट का मतलब विभिन्न दिशाओं में सोचना। इन द सेम वे इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद अवधारणात्मक चिंतन, चिंतनशील चिंतन, रचनात्मक चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो देखो इंटेलिजेंस किस में डील करती है? अभिसारी चिंतन में, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। क्रिएटिविटी किस में डील करती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि विभिन्न विभिन्न दिशाओं में। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि एक ही दिशा में सोचना। तो अभिसारी चिंतन इंटेलिजेंस से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 30। बुद्धिमत्ता के संदर्भ में किसने मानसिक मंदता को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास किया था? इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सीडीपी में और यूटेट में, और डेफिनेटली पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। ये घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन आता है इस वाले क्वेश्चन नंबर 30 से। बुद्धिमत्ता के संदर्भ में किसने सबसे पहले मानसिक मध्यता, मेंटल रिटार्डेशन को सर्वप्रथम वर्गीकृत किया था? हुम इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई मेंटल रिटार्डेशन इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस? ये लुइस थ्रस्टन थे, अल्फ्रेड बिने थे, स्टर्नबर्ग थे या फिर जेपी गिलफोर्ड थे? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड बिने जो थे, इन्होंने सबसे पहले मेंटल रिटार्डेशन को बताया था भाई। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सबसे पहले मानसिक मंदता को अल्फ्रेड ब्रे ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि की व्यवस्था, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड इंटेलिजेंट क्वोशिएंट इज ग्रोन आउट ऑफ, किसके द्वारा विकसित किया गया था? वेसलर पैमाना, वैधता गुणांक, स्टैनफोर्ड या बिने पैमाना या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 31 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, स्टैनफोर्ड और बिने पैमाना जो है, स्टैनफोर्ड और बिने स्केल ने इस चीज को बताया था कि मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि की अवधारणा विकसित होती है। ठीक है, और अगर इसको स्टडी करने की बात करें तो ये हो जाएगा कि अगर हम इनकी पढ़ाई की बंदी, स्टर्नबर्ग बिने पैमाना किसके द्वारा, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? मेंटल एज होती है पहले तो, और उसके बाद बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटीज और इंटेलिजेंस के बारे में जब हम जो चीज विकसित की गई उसको हम बोलते हैं स्टैनफोर्ड बिने पैमाना। और इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वेसलर पैमाने पे करी जाती है। चीजें सेम है, दोबारा से बता देता हूँ। स्टैनफोर्ड बिने पैमाने पे क्या होता है? मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटीज और इंटेलिजेंस, इसके बारे में जो थ्योरी प्रपोज की गई वो स्टैनफोर्ड बिने पैमाने पर होती है। और अगर इसकी हम अध्ययन करते हैं, इसका स्टडी करते हैं, तो इन्हीं दोनों चीज का जो अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा हमारे पास वेसलर पैमाना। तो यहाँ राइट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा विकसित जो की गई वो स्टैनफोर्ड बिने पैमाने पे की गई, और जो इसका इस अध्ययन किया गया वो वेसलर पैमाने पे किया गया। तो ये थे भाई हमारे सीडीपी के इंपॉर्टेंट मैराथन क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। काफी अलग अलग टॉपिक से मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया था। कैसा
कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर ज़रूर कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे एक और नए यूटेट 2023 प्रिपरेशन के वीडियो में, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लेलिस्ट दी गई है नीचे, चेक करें जाकर, वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।